नमस्कार। भारत की इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती क्या है? अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण सुने तो आपको लगेगा कि सबसे बड़ी चुनौती देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं। अगर आप गृह मंत्री अमित शाह के भाषण सुने तो आपको लगेगा कि देश को सबसे ज्यादा खतरा नेहरू से है। क्या यही सच्चाई है? संविधान सभा में हुई बहसों की बातों को तोड़ने मरोड़ने से लेकर नेहरू के दिए गए वक्तव्यों में से आधा हिस्सा निकाल कर बोलने का काम 2014 से जिस तरह से शुरू हुआ, सरकार लगातार जैसे उसी काम में उलझी हुई है। उसे नहीं मालूम सीमा पर चीन की चुनौती क्या है, उसे नहीं मालूम कि व्यापार की स्थिति क्या है, बांग्लादेश के साथ रिश्तों की स्थिति क्या है, बेरोजगारी का आलम क्या है, गरीब आदमी की रोजी और रोटी का सवाल कहां है, पेपर लीक कहां है। सबसे बड़े मुश्किल और परेशानी के रूप में केवल बार बार नेहरू को सामने पेश किया जा रहा है। हर चीज के लिए नेहरू ही जिम्मेदार हैं। लेकिन यह बात तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की हुई। क्या बीजेपी के सभी नेता ऐसा बोलते हैं, ऐसा सोचते हैं? यह बात इसलिए क्योंकि आज सब के सब एक ही सुर में बोल रहे हैं। तो क्या इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दबाव इतना ज्यादा है कि किसी की हिम्मत नहीं होती कि देश के पहले प्रधानमंत्री पर किए जा रहे दुष्प्रचार का विरोध कर पाए? हम आपसे यह बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज का वीडियो इसी पर आधारित है। आज का वीडियो संभव है आपने पहले ना देखा हो, इसलिए आज का वीडियो बेहद सावधानी पूर्वक देखिएगा, सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि भारतीय राजनीति को मोदी और शाह किस तरफ ले जा रहे हैं। आज का वीडियो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक भाषण पर आधारित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 नवंबर 2015 को नेहरू के जन्मदिन पर यह भाषण दिया था। लगभग 13 मिनट का यह भाषण है जिसमें राजनाथ सिंह नेहरू की तारीफ ही तारीफ कर रहे हैं। उस व्यक्ति की तारीफ जिसके दुष्प्रचार में भारत के प्रधानमंत्री सबसे आगे हैं। राजनाथ सिंह जैसे ही भाषण शुरू करते हैं, लगता है कि नेहरू के योगदान से उनका पूरा व्यक्तित्व एकदम गदगद है। उनकी बातों में आप देखें किस तरह की कृतज्ञता है नेहरू के प्रति, और यह होनी भी चाहिए क्योंकि नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नेहरू ने देश को बनाने का काम किया है। आप कितनी ही ऊंची इमारत बना लें, लेकिन जो मेहनत पहली मंजिल बनाने में लगती है, जो ढांचा खड़ा करने का काम है, सबसे बड़ा काम तो वही माना जाता है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन प्रोफेसर लोकेश चंद्रा जी, सेक्रेटरी कल्चर श्री एन के सिन्हा जी, डायरेक्टर नेहरू मेमोरियल एंड म्यूजियम एंड लाइब्रेरी श्री संजीव मित्तल, ज्वाइंट सेक्रेटरी कल्चर श्री प्रमोद जैन, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित देवियों एवं सज्जनों, हम सब यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बहुत ही मजे हुए और अनुभवी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे।
यह भी हकीकत है कि 17 वर्षों तक वो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। उस शख्सियत की जयंती मनाने के लिए हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं। मैं यह मानता हूं कि हम केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती ही यहां पर मनाने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं, बल्कि स्वतंत्र भारत में प्रजातंत्र की सफलता का समारोह मनाने के लिए हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं। प्रजातंत्र की सफलता का समारोह मनाने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं, यह मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि जिन नेताओं ने आजाद भारत की प्रारंभ में बागडोर संभाली अथवा एक नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दिया, यदि जनतंत्र की भावना, लोकतंत्र की भावना उनके अंदर कूट कूट कर न भरी होती तो आज शायद दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यह भारत न बन पाता। यदि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के संबंध में कहूं कि भारत में प्रजातंत्र की इमारत को मजबूत बनाने में अथक प्रयास करने वालों में प्रमुख नेता यदि कोई था तो उस नेता का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप कैसे इस बात को नकार सकते हैं? वयस्क मताधिकार पर आधारित जनतंत्र, संप्रभुता संपन्न संसद, स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र प्रेस, यह किसकी देन है? यह उन महानुभावों की देन है जिन्होंने कि भारत को आजाद होने के बाद किसी न किसी रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह किया है, और प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस भूमिका का निर्वाह किया है। इसलिए मैंने उन्हें कहा कि भारत में प्रजातंत्र की इमारत को मजबूत बनाने में अथक प्रयास करने वाला यदि कोई व्यक्तित्व है तो उस व्यक्तित्व का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। इतना ही नहीं, इंडस्ट्री तो सब अपनी जगह पर भी, मैंने भारतीय नवयुवकों की मेधा, उनकी प्रतिभा, उनकी विज्ञान के प्रति अभिरुचि कैसे बढ़े, इसके लिए भी कई शिक्षा संस्थाओं की स्थापना भी उस समय हुई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कई ऐसी संस्थाओं की स्थापना हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस हकीकत को समझते थे कि भारत को ये दुनिया के विकसित देशों की कतार में लाकर हम खड़ा करना चाहते हैं तो जब तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस और टेक्नोलॉजी में भारत ऊंचाइयों को हम नहीं हासिल करेगा तब तक हम भारत को दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज की क्यू में खड़ा नहीं कर सकते। यह उनकी सोच थी। बच्चों के अंदर वैज्ञानिक अभिरुचि बढ़नी चाहिए, इस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का विशेष आग्रह था। और बच्चों का यहां तक सवाल है, उनकी जन्म दिवस को ही एक बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। हम जानते हैं कि वो मानकर चलते थे कि देश का भविष्य यदि कोई है तो आज का हमारा ये बच्चा, बालक, यही देश का भविष्य है। इसकी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता में यदि विकास होगा तो भारत इस देश की योग्यता, प्रतिभा और क्षमता में विकास होगा। यह उनकी सोच थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। और मैंने कहीं पर पढ़ा था, मुझे आज भी याद है जब मैं छोटा था, राजनाथ सिंह को सुनना ऐसा लगता है कि जैसे एक कृतज्ञ भारतीय बोल रहा है और आप सुन रहे हैं। इस वीडियो में राजनाथ सिंह बता रहे हैं कि जब नेहरू की मृत्यु हुई तो वह लगभग 13 वर्ष के थे, लेकिन उनको याद है कि कैसे उस वक्त का मीडिया नेहरू की मौत को कवर कर रहा था। पूरे भाषण में ऐसी कृतज्ञता, ऐसी विनम्रता है जो आज मानो मोदी और शाह के दबाव में, उनके डर में गायब हो गई है। हमने 2015 के बाद कभी राजनाथ सिंह को इस तरह नेहरू पर बात करते हुए नहीं सुना। आपने अगर सुना हो तो हमें बताइएगा। एक एक करके नेहरू की खूबियों पर
राजनाथ सिंह बोलना शुरू करते हैं। उदाहरण देते हैं स्वेज नहर पर अरब में हो रहे विवाद का, और कौन उसको सुलझाए उसमें बताते हैं, बड़े आदर के साथ राजनाथ सिंह बताते हैं कि इसमें नेहरू का नाम आगे आया कि नेहरू ही इस विवाद को सुलझा सकते हैं, जो बताता है कि उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेहरू की प्रतिष्ठा कैसी थी। जिन आर्थिक समस्याओं के लिए, खेती किसानी के सवालों के लिए मोदी नेहरू पर झूठे आरोप लगाते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, आपको याद होगा किस तरह से नेहरू पर किसानों का अपमान करने का आरोप प्रधानमंत्री ने खुद लगाया था। इस भाषण में सुनिए, राजनाथ सिंह बता रहे हैं कि नेहरू की नजर केवल औद्योगिक विकास पर नहीं थी, कृषि का सवाल, खेती का सवाल लगातार उनकी योजनाओं, उनके विचार और उनकी दृष्टि में शामिल था। उनकी आर्थिक नीतियों की चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के विचार को उन्होंने आगे बढ़ाया, कैसे निजीकरण के साथ सरकार और निजी क्षेत्र के सहयोग की बात, जो आज सरकार जिसका ढोल पीटती है, उसे नेहरू ने शुरू किया था। राजनाथ सिंह बता रहे हैं रूस और अमेरिका के साथ ना चलकर नेहरू ने निर्गुट आंदोलन शुरू किया, जबकि उस वक्त रूस और अमेरिका दुनिया की दो सबसे बड़ी शक्तियां थीं और ज्यादातर देश या तो रूस के पीछे चलते थे या अमेरिका के पीछे चलते थे। लेकिन नेहरू ने अपना अलग रास्ता बनाया। मैं नहीं कह रहा हूं, इस वीडियो में आप राजनाथ सिंह को ऐसा बोलते हुए सुन सकते हैं। राजनाथ सिंह यही नहीं रुक रहे, वह तो इतना आगे बढ़ गए और कह रहे हैं कि बड़ी ताकतों से, बड़े लोगों से दुनिया डरती है, लेकिन नेहरू नहीं। राजनाथ सिंह का यह भाषण, उसके हर शब्द को ध्यान से सुनिएगा और सुनाइएगा। हमारे YouTube चैनल की रीच बहुत कम है, बातें ज्यादा दूर तक जाती नहीं, इसलिए आप भी इसमें सहयोगी बनेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। वैसे जब उनकी मृत्यु हुई थी तो हमारी आयु लगभग 13 वर्ष की थी, लेकिन जब हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तब भी उनके व्यक्तित्व, कर्तृत्व के बारे में बराबर अध्यापकों के माध्यम से, अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से सुनने को हम लोगों को बराबर मिलता था। पंडित जी के बारे में कैसा व्यक्तित्व। लेकिन मुझे याद है जब उनका स्वर्गवास हुआ था, देहावसान हुआ था, केवल भारत के समाचार पत्रों में ही उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया हो ऐसा नहीं था, बल्कि मैं कह सकता हूं कि दुनिया के जो ताकतवर देश माने जाते हैं, जो विकसित देश उस समय माने जाते थे, वहां के समाचार पत्रों ने प्रमुखता से पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व के बारे में लिखा था और उसकी भूरी भूरी उन्होंने प्रशंसा की थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यह एक व्यक्तित्व था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। शायद बहुत सारे लोगों को जानकारी है अथवा नहीं है, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मुझे याद है कि एक बार जब स्वेज नहर को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ था, अरब देशों और इजराइल के बीच जब संघर्ष हुआ था, तो उस समय अरब देशों का भी पश्चिमी देशों के ऊपर, माने अमेरिका वगैरह के ऊपर भी कोई बहुत विश्वास नहीं रह गया था। कौन हस्तक्षेप करे, कौन मध्यस्थ की भूमिका निभाए ताकि यह संघर्ष अरब देशों और इजराइल के बीच यह समाप्त हो जाए। हो तो नहीं पाया था, लेकिन नाम यदि उस समय के राष्ट्रपति आइजनहावर ने भी सोचा था किसी का, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम सोचा था। माने इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ऐसा एक व्यक्तित्व पंडित जवाहरलाल नेहरू का।
आज उस व्यक्ति का जन्म दिवस मनाने के लिए हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं। जहां तक आर्थिक नीतियों का प्रश्न है, मैं जानता हूं कि आर्थिक नीतियों पर कभी सामान्यतः एक मत नहीं होता है, कंसेंसस नहीं बनता है, लेकिन मैं उनकी सूझबूझ की मैं दाद देना चाहता हूं, उसकी मैं प्रशंसा करना चाहता हूं कि आजादी हासिल होने के बाद ही उनकी जो अर्थनीति थी, इकोनॉमिक पॉलिसी थी, वो बहुत ही प्रैक्टिकल थी, व्यवहारिक थी, फॉर साइटेड थी, दूरदर्शी थी। मिक्स्ड इकोनॉमिक पॉलिसी को उन्होंने आगे बढ़ाया था, मिश्रित अर्थव्यवस्था को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप उस समय शुरू की थी और आज भी उस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अहमियत को कोई नकार नहीं सकता है। मैंने आर्थिक क्षेत्र में भी एक अपनी सोच थी उनकी, एक ऐसा व्यक्तित्व था। और उस समय सारी दुनिया जबकि दो ध्रुवों में, रूस और अमेरिका, बटी हुई थी, बाईपोलर पॉलिटी पूरे वर्ल्ड की थी, इंटरनेशनल पॉलिटी जो बाईपोलर थी। कुछ देश रूस के साथ थे, कुछ देश अमेरिका के साथ थे। यह साहस करना कि नहीं, न रूस के साथ न अमेरिका के साथ, हम किसी के साथ अलाइंड नहीं होंगे, किसी के साथ हम जुड़कर नहीं चलेंगे, बल्कि नॉन अलाइंड मूवमेंट, निर्गुट आंदोलन यदि चलाने का काम यदि किसी ने किया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यह साहस का परिचय उन्होंने दिया, क्योंकि बड़ी बड़ी ताकतों से तो सब घबराते हैं, चाहे व्यक्ति हो अथवा देश हो, लेकिन उस समय भी नॉन अलाइंड मूवमेंट को चलाना ये कोई छोटी बात नहीं थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चलाया था। ऐसे व्यक्तित्व, हां, जहां तक मेरा भी प्रश्न है, नेहरू की नीयत पर संदेह नहीं। राजनाथ सिंह नेहरू के प्रति जैसे इतने आदर से भरे हुए हैं कि थोड़ा मुस्कुराते हुए अपनी बात कहते हैं, थोड़े संकोच के साथ कहते हैं कि उनकी नीतियों से कुछ असहमति हो सकती है, लेकिन उनकी नीयत पर संदेह नहीं हो सकता। नेहरू की नीयत पर संदेह नहीं हो सकता, राजनाथ सिंह कह रहे हैं। और बीजेपी सरकार क्या 10 वर्षों से, 11 वर्षों से कर रही है, लगातार नेहरू पर संदेह, हर समस्या के लिए नेहरू को खलनायक बनाने का काम। राजनाथ सिंह कह रहे हैं उनको राजनीति के आईने से नहीं, राष्ट्रीय आईने से देखना चाहिए। भारत के निर्माण में उनकी भूमिका पर बात कर रहे हैं। राजनाथ सिंह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए लगभग हर उस विषय पर उनके योगदान की चर्चा कर रहे हैं और बार बार रेखांकित कर रहे हैं कि आज नेहरू का जन्मदिन मनाने हम इकट्ठा हुए। अपने राष्ट्र निर्माताओं के प्रति यही दृष्टि, इसी समावेशी राजनीति की देश को जरूरत है, जिसका राजनाथ सिंह लगातार जिक्र करते हुए अपने भाषण में आगे बढ़ते हैं। कि बहुत सारे कुछ ऐसी नीतियां हैं जिन पर कि व्यक्तिगत रूप से मैं अपने को भी सहमत नहीं कर पाता हूं। लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया हो। नीतियों पर हमारा मतभेद उनके साथ हो सकता है, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनकी नीयत पर मेरा संदेह कभी नहीं हो सकता है। उनकी नीयत पर संदेह नहीं हो सकता है, और नीतियों पर असहमति किसी की भी हो सकती है, उनकी नीयत पर मैं संदेह नहीं कर सकता हूं। और हमारे जैसा व्यक्तित्व जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखता है, तो मैं सच बतलाऊं, बहुत सारी नीतियों से असहमति होने के बावजूद मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को राजनीतिक आईने में नहीं देख पाता हूं, नहीं देखता हूं। यदि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखता हूं तो राष्ट्रीय आईने में मैं देखता हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू को, राष्ट्रीय आईने में देखता हूं, और देखना भी चाहिए। भारत के वो पहले प्रधानमंत्री और उस
विराट व्यक्तित्व का जन्मदिन मनाने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। मैं तो यह मानता हूं कि ऐसे व्यक्तित्वों का जब जन्मदिन मनाया जाता है तो सबसे बड़ा लाभ क्या होता है। और विशेष रूप से मैं सारे जो महापुरुष हैं अथवा बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हैं उनके जन्मदिन की ही बात नहीं करता हूं। विशेष रूप से जब आजादी हमको हासिल हुई थी और आजादी हासिल होने के बाद जिन नेताओं ने भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है, जिन नेताओं ने भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है, उनका जन्मदिन मनाने का लाभ यह होता है कि हम ये समझ पाते हैं कि उनकी आकांक्षाएं उस समय क्या थी, उनका उद्देश्य उस समय क्या था और वह कैसे भारत का निर्माण करना चाहते थे। इन सब सारी चीजों को हम समझ पाते हैं, इसीलिए उनका जन्मदिन मनाते हैं, इसीलिए उनका जन्मदिन मनाते हैं। आज इस पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस जन्मदिन के अवसर पर कहने को बहुत कुछ है, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कभी सोचता हूं कि उनके जिस प्रकार के परिवार में वो पैदा हुए और पिताजी का जो एक हैसियत है, कोई एक स्तर उन सब की थी, एक चीज पर मुझे जरूर आश्चर्य होता है कि भाई ये इंडस्ट्रीज की बात करते थे, बड़े बड़े प्लांट्स, स्टील प्लांट्स वगैरह की बात की उन्होंने और किया भी उस समय, बहुत कुछ किया उन्होंने। लेकिन शायद इस देश की ताकत, इस देश की अर्थव्यवस्था की ताकत जहां पर केंद्रित है, कृषि का क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की नजरों से अछूता नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की नजरों से वो अछूता नहीं था। उन्होंने कहा, आई एम ऑल फॉर इंडस्ट्री, आई एम ऑल फॉर स्टील प्लांट्स, बट आई डू से agriculture is far more important than any industry. एग्रीकल्चर को भी अपनी नजरों से उन्होंने ओझल नहीं होने दिया। इस हकीकत को उस समय भी वो समझते थे कि केवल औद्योगिक विकास के माध्यम से हम इस देश की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, सभी नवयुवकों को हम रोजगार दे पाएंगे अथवा इनकम डिस्पैरिटी, आमदनी की विषमता को हम मिनिमाइज कर पाएंगे, यह संभव नहीं है। शायद इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारे लिए इंडस्ट्री स्टील प्लांट से भी ज्यादा महत्व यदि है तो देश की कृषि का है, कृषि क्षेत्र का। ऐसे एक विराट व्यक्तित्व जिनका जन्मदिन है, मैं हृदय की गहराइयों से उनकी स्मृति के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति करता हूं और वो हमारे बीच नहीं है, इसलिए मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि भी उन्हें अर्पित करता हूं। तो आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक राजनाथ सिंह का यह भाषण 2015 का है और आप समझ सकते हैं कि इस वक्त किसी में यह साहस नहीं बचा है। वह मोदी युग की शुरुआत थी, संभव है राजनाथ सिंह को भी इसका अंदाजा ना रहा हो कि मोदी अपना रास्ता बनाने की बजाय नेहरू को खलनायक बनाने में अपनी सारी शक्तियां झोंक देंगे। इसलिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारा सहयोग कीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर हमारे वीडियोस लोगों तक पहुंचाइए। संभव हो तो आर्थिक रूप से हमारा सहयोग कीजिए, हमारा साथ दीजिए। हमें आपके सहयोग की सख्त जरूरत है। नमस्कार।